फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्स फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा ये ज्योमेट्री का सेशन चल रहा है और इसमें हमने त्रिभुज को पढ़ लिया था कल। इसके पहले वाले लेक्चर में त्रिभुज को पढ़ा और थेल्स की थ्योरम को भी पढ़ा। और जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 25 या 26 में थेल्स की प्रमेय और इसके विलोम को भी पढ़ लिया था। और इसमें हमने त्रिभुजों की समरूपता और समरूप आकृतियों के बारे में भी चर्चा की, ठीक है, विस्तार से। तो जैसा कि हमारा एक ये पॉइंट था, थेल्स जी का ये कथन था, स्टेटमेंट था कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, सदैव एक ही अनुपात में होती हैं। और ये क्या होती हैं, समकोणिक, ठीक है, दो। और इन्होंने बताया था कि देखिए दो समकोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है, समकोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, सदैव समानुपाती होती हैं, ठीक है। देखिए दो समकोणिक त्रिभुज, जैसा कि उन्होंने एक त्रिभुज बता, क्या उनका सिद्धांत स्टेटमेंट क्या था कि जब किसी भी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक रेखा क्या करते हैं, खींचा जाता है, एक रेखा खींची जाती है, तो शेष अन्य दो भुजाओं पर जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, ठीक है, इन रेखाओं के बीच में क्या होती हैं, इन दोनों भुजाओं से जो अन्य दो भुजाएं होती हैं वो रेखा क्या करती थी, प्रतिच्छेदित करती थी, ठीक है। तो जो रेखा प्रतिच्छेदित करती थी तो सर वो रेखा किसके समांतर होती थी, इस भुजा के समांतर होती थी, है कि नहीं। और जब समांतर हो जाती थी तो शेष अन्य जो दो भुजाएं जो बचती थी, ठीक है, जो शेष दो अन्य भुजाएं हुआ करती थी वो क्या होती थी, एक समान अनुपात में, अर्थात AD अपान DB के इक्वल AE अपान EC के रूप में क्या हो जाती थी सर, बढ़ जाती थी, ठीक है, क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। तो ये किसने बताया था, थेल्स साहब जी ने इसको बताया था। और इस स्टेटमेंट से ही, ठीक है, ये भी किनका स्टेटमेंट है, माननीय कि नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो महान गणितज्ञ थे, सॉरी, ठीक है। देखिए तो समकोणिक त्रिभुजों की, ठीक है, ये जो क्या होती है सर, संगत भुजाएं। अब समकोणिक त्रिभुज कैसे सर इसमें देखेंगे, देखिए कुछ हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा भैया क्या होंगे, स्मार्ट होंगे, समझ जाते होंगे, परंतु कुछ मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है या थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वीक है, और जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें सबको देखना है और सबको लेकर चलना है, ठीक है। इसलिए हम भैया क्या कर रहे हैं, बेसिक से बेसिक चीज़ों को बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि दो समकोणिक त्रिभुज, ठीक है, जैसा कि दो समकोणिक त्रिभुज, इसमें देखिए हमारे दो त्रिभुज कैसे होंगे, एक तो सर हो गया त्रिभुज ABC, ठीक है, ये ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। देखिए एक त्रिभुज देखिए यहाँ तक DE, ADE, ये बात समझ में आई, एक हमारा त्रिभुज ADE। तो कहने का तात्पर्य है कि इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं कैसे, देखिए एक जो हमारा छोटा वाला त्रिभुज है AD, ठीक है, AD, देखिए यहाँ पर इसको हमने यहाँ पे दर्शाया है, दिखाने की कोशिश किया है। देखिए हमारा, देखिए क्या होता है, AD अपान, देखिए छोटा वाला त्रिभुज हो गया उसकी भुजा AD, और इसी की जो संगत भुजा हमारी होगी ये बड़े वाला त्रिभुज हमारा, देखिए AB है ना, AB, तो इसको हमने नीचे रखा इसके इस सिद्धांत के अनुसार AE, ठीक है, AE अपान क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हमारा AC हो जाएगा, बात समझ में आई। तो ये किसने बताया था, हमारे थेल्स साहब जी ने इसको भैया इस स्टेटमेंट को बताया था विथ प्रूफ के साथ। तो आइए इसका हम सर प्रूफ भी करते हैं और इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो आप लोग देखिए, जैसा कि त्रिभुज यहाँ पे मैंने इसको नोट किया है, आप नोट भी कर सकते हैं, और इसके पहले वाले लेक्चर में इसको मैंने यहीं पे छोड़ भी दिया था समझा के, तो इसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE क्या होते हैं सर, समकोणिक होते हैं। समकोणिक से तात्पर्य क्या होता है, देखिए इस त्रिभुज ADE त्रिभुज के जो कोण भैया इनके अंदर जो कोण बन रहे हैं, और हमारे जो हमारा बड़ा वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज ABC, इनकी भुजाओं पे जो भैया हमारा एंगल बन रहा है
वो क्या होंगे, संगत है। देखिए इसको मैंने समझाया भी था बकायदा, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पे दो लाइन आपको दिख रही होगी, डी और ई, ठीक है, बी और सी। जैसा कि ये लाइन कुछ इस तरह दिख रही है ना, और जैसा कि मैंने समझाया भी था, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपका कक्षा 9th का क्यों पढ़ा रहा है। देखिए यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको सर बताया था कि देखिए मैंने कुछ चीज़ों को इसके पहले वाले लेक्चरों में उसको पहले से ही समझा दिया था। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना जो आने वाले लेक्चरों में उनका प्रयोग भी होने वाला है, इसलिए मैं उन चीज़ों को सर पहले से बोल देता हूँ, बताता भी रहता हूँ कि इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आने वाले लेक्चरों में सर उसका प्रयोग होने वाला है। ठीक है, देखिए जैसा कि एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा हमारी क्या है, बीसी है। तो इसको देखिए जब हमने पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काटती है और दशा और दिशा, ठीक है, दशा और दिशा इस रेखा के ऊपर इस रेखा के ऊपर क्या होंगे सर, जो एंगल बनता है वो भैया कौन से एंगल होते थे, संगत कोण होते थे। ठीक है, संगत कोण होते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसके संगत कोण, हमारे जो संगत कोण होंगे, देखिए डी का कोण डी किसके बराबर होगा, कोण बी के। इसी तरह आप इधर से देखेंगे, देखिए इधर से देखेंगे तो आपको कुछ इधर से देखिए है ना, दशा और दिशा इस रेखा के ऊपर इस रेखा के ऊपर इसी तरह है ना, ये देखिए ये सेम इसी तरह हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या होगा, ये भी संगत कोण होगा आपका। तो कहने का तात्पर्य है कि कोण ई किसके बराबर होगा सर, कोण सी के बराबर होगा। बात समझ में आ गई होगी है ना। इसीलिए सर इसको क्या बोलते हैं, समकोणिक त्रिभुज। ठीक है, दो त्रिभुज है ना, तो दोनों त्रिभुजों की जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, समकोणिक त्रिभुज। और इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। दो कंडीशन होती है, इनके कोण क्या होते हैं, ठीक है, इनके कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं संगत रूप से। ठीक है, दशा और दिशा समान होना चाहिए। और इनकी सर संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, सदैव एक ही अनुपात में या संगत अनुपात में होती हैं। संगत अनुपात से तात्पर्य है कि ये वाली भुजा लेंगे तो इसी दिशा में ये वाली भी भुजा लेंगे। देखिए ये वाली भुजा लेंगे तो इसी दिशा में ये, अब ये नहीं कि ए ई को ले रहे हैं तो सर हम बी सी को ले लेंगे अपने मन से, ऐसा नहीं। जिस दिशा में जिस भुजा को लिया जा रहा है उसी दिशा में दूसरी भी भुजा को हम लेंगे। बात समझ में आई? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका जो प्रूफ है हम प्रूफ करके देखेंगे कि सर ये कैसे हमें दिखाई देता है या कैसे हमें प्राप्त होता है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए इसको देख लेते हैं। जैसा कि ये हमारा, आप इसको स्टेटमेंट समझ लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा कथन। ठीक है, ये कथन किसका है सर, थेल्स जी का है। ठीक है, थेल्स साहब ने इसको बताया था, थेल्स जी का कथन है। तो देखिए दिया गया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AD क्या है सर, समकोणिक त्रिभुज हैं, तो सभी को पता है। और दूसरा हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसको आप सेकेंड पॉइंट दे दीजिए, मान सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। और जैसा कि हमने देखा भी, देखिए कोण A, देखिए यहाँ आप देख भी सकते हैं समझने के लिए कि हमारा त्रिभुज एक ADE है और हमारा एक त्रिभुज क्या है सर, ABC, समझने के लिए। ठीक है, ये अलग अलग, ये हमारा AD त्रिभुज कहाँ पे है सर, ये है। ओके, बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, तो देखिए जैसा कि ये हमने सारा इस त्रिभुज, जैसा कि ये क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज समकोणिक त्रिभुज होते हैं और इनके सारे जो बिंदु थे उन सभी बिंदुओं को हमने यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक है, जैसा कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE समकोणिक त्रिभुज हैं। ठीक है, थेल्स जी ने बताया था, उन्हीं का कथन था। इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, जैसा कि ठीक है, जैसा कि लिख दीजिएगा यहाँ पे, जैसा कि कोण A बराबर से कोण A, ये देखिए दोनों त्रिभुज एक ही शीर्ष पर है ना, दोनों त्रिभुजों का जो शीर्ष है एक ही है,
तो ये कोण ए बराबर कोण ए, दोनों सर क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको यदि हम अलग अलग त्रिभुज इसका अलग अलग चित्र नहीं बना के देखेंगे तो कहाँ समझ में आएगा, है कि नहीं। तो इसको मैंने यहाँ पे इसको अलग दिखाने की कोशिश किया, ठीक है। तो हमारे ये क्या होते हैं दोनों, कोण डी किसके बराबर होगा, कोण बी के, और कोण ई किसके बराबर होगा, कोण सी के। ये दोनों ये सारे जो हमारे कोण होते हैं चारों आपस में क्या होते हैं, संगत होते हैं, अर्थात संगत कोण होते हैं, ठीक है। और हमें सर दिखाना क्या है, ये हमारे जो त्रिभुज होते हैं इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं क्या होते हैं सर, समान अनुपाती होते हैं। ये हमें दिखाना है, प्रूव करना है, ठीक है। और जैसा कि ये किनका कथन था, थेल्स जी का, और थेल्स जी की प्रमेय हम लोग क्या किए हैं सर, पढ़ चुके हैं, ठीक है। थेल्स जी की प्रमेय हमने क्या किया था, पढ़ लिया था। और ये देखिए ये तो क्या है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर देखिए एग्जाम हमारे सिलेबस में तो है दिया गया है, परंतु आने का तो इतना चांस नहीं है, फिर भी कहा नहीं जा सकता है, आ भी सकता है, परंतु इनके नियमों को, ठीक है, इस बेस पर आधारित बहुत ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी प्रश्नावली में, तो इसलिए मैं इसको प्रूव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसा कि हमने पढ़ा था या थेल्स जी ने बताया भी था कि कोई त्रिभुज होता कोई किसी भी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक रेखा क्या करते हैं, जब रेखा खींचते हैं या ड्रॉ करते हैं तो उनकी जो दो अन्य भुजाएं होती हैं क्या होती हैं, किसी बिंदु पर क्या होती हैं सर, वो रेखा क्या करती थी, प्रतिच्छेदित करती थी। जब प्रतिच्छेदित करती थी तो प्रतिच्छेदन के बाद हमें कुछ मान प्राप्त होता था। देखिए जो भुजाएं, दो अन्य भुजाएं होती थी क्या होती थी, समान अनुपात में विभाजित हो जाती थी। इसको हमने देखा था प्रूफ के साथ। तो सर इसको हमें भी सिद्ध करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो हमें क्या, देखिए यहाँ पे कुछ लिखेंगे हम, जैसा कि हम जानते हैं, या उपपत्ति लिख सकते हैं आप, उपपत्ति लिख दीजिए। देखिए जब कोई भी प्रमेय स्टेटमेंट आप प्रूव करिएगा तो बाकायदा इसी तरह लिखिएगा, थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर पर एक अलग प्रभाव पड़ता है और नंबर आपके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति या प्रमाण, जैसा कि हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि थेल्स, हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय, ठीक है, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय सर क्या होती थी, हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय, देखिए यहीं से आप निकाल लीजिए, देखिए क्या हो जाएगी, AD अपान भुजाओं का अनुपात, AD अपान DB के इक्वल AE अपान सर क्या हो जाएगा, EC के। इसको आप क्या करिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलिएगा, ठीक है। देखिए जैसा कि हमें दिखाना है AD अपान AB के और AE अपान AC के, ठीक है। तो आप क्या करिए, इस समीकरण जो हमने, ये हमारा जो थेल्स जी का सिद्धांत है ना, स्टेटमेंट है, ये जो हमारा वैल्यू है, इसको आप क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए कि समीकरण 1 का व्युत्क्रम, देखिए व्युत्क्रम क्यों ले रहे हैं, देखिए हमें क्या दिखाना है, AD अपान DB, ठीक है। अभी इसको देख लीजिए, थोड़ा लिखते हैं इतना, फिर इसको बताने की कोशिश करेंगे, नहीं अभी बीच बीच में थोड़ा क्या होगा ना, डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा। तो अभी इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख दीजिए, फिर इसको हम समझते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लिख दीजिए, देखिए इसको, समीकरण 1 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है सर, व्युत्क्रम का मतलब इसको अपोजिट कर देंगे, हमारा नॉमिनेटर होता है, ये डोमिनेटर होता है, अर्थात अंश और हर को क्या करेंगे, आपस में विपरीत कर देंगे, ठीक है। अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे, ठीक है। देखिए इसको मैं इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, देखिए ये हो जाएगा आपका DB अपान AD के और EC अपान क्या हो जाएगा सर, AE के। बात समझ में। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे समझिए सर कि यदि देखिए यहाँ पे देखिए हमें क्या प्राप्त करना है, AB, और इधर क्या प्राप्त करना है सर,
AC प्राप्त करना है, तो हम देखिए AB कब आएगा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए। AB कब आ सकता है कि यदि जो हमारी देखिए जो हमारी भुजा क्या है सर, ये AB, और इसको हमने देखिए खंड किया है ना, दो भागों में विभाजित किया थेल्स जी के द्वारा। थेल्स जी ने जो बताया था कि देखिए यहाँ पे क्या है सर, ये इसका इस भुजा का खंडन है ना, ये आपका AD हो गया, ये DB हो गया, अर्थात AD प्लस DB का योग करेंगे तो किससे, इस भुजा के बराबर मान प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ यदि एक जोड़ दिया जाए, ठीक है, दोनों तरफ यदि हम एक जोड़ दें, तो यहाँ पे लिखेंगे, लिख दीजिए बगल में कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ओके, एडिंग वन बोथ साइड। नाउ हेयर देखिए कंसीडर करिए यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा DB अपान AD के प्लस 1 इक्वल EC अपान AE के प्लस 1। इसका देखिए आप LCM लेंगे, इधर 1 मानेंगे, इसका LCM क्या हो जाएगा सर, AD हो जाएगा। देखिए AD इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा ना AD का, प्लस देखिए DB प्लस AD के इक्वल क्या हो जाएगा आपका, EC प्लस AE के अपान AE हो जाएगा। बात समझ में आई। देखिए जैसा कि देखिए यहाँ पे देखिए AD प्लस DB या DB प्लस AD है कि नहीं, देखिए इधर से चाहे जोड़िए आप, चाहे इधर से जोड़िए, चाहे इधर जोड़िए, पर दोनों के बराबर सर क्या होगा, यहाँ पे लिख भी दीजिए, लिखना चाहें तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए AD प्लस DB बराबर क्या हो जाएगा सर, AB के, है कि नहीं। और इसको भी आप लिख सकते हैं कि चूंकि AE प्लस EC बराबर क्या हो जाएगा सर, AC के, तो इन दो मानों को यहाँ पर सर हम रख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, AB अपान AD के इक्वल AC अपान AE के। देखिए मान प्राप्त हुआ, हाँ देखिए मान प्राप्त हो गया है, परंतु हमने यहाँ पे क्या लिया था सर, इसका व्युत्क्रम लिया था। अब क्या करेंगे, इसका पुनः व्युत्क्रम कर देंगे। पुनः यहाँ पे लिख देंगे कि पुनः व्युत्क्रम लेने पर, ठीक है, पुनः व्युत्क्रम करने पर या पुनः व्युत्क्रम लेने पर, तो आप क्या करेंगे, जब इसका उल्टा कर देंगे तो सर क्या हो जाएगा, AD अपान AB के इक्वल AE अपान AC के। कुछ बात समझ में आई। तो यहाँ से हमें देखिए क्या हुआ, हमें क्या मान प्राप्त हुआ कि जो थेल्स साहब जी ने बताया था कि दो समकोणिक, ठीक है, दो समकोणिक त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं सर, वो क्या होती हैं, क्या होती हैं, सदैव एक अनुपात में होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर क्या हुआ, प्रूफ हुआ, जो थेल्स साहब जी ने बताया था, ठीक है, कि AD अपान AB के, AE अपान AC के, ओके। और जैसा कि इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, और इनके जो संगत एंगल होते हैं, अर्थात इनके जो इन समकोणिक त्रिभुजों के जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, क्या होते हैं, संगत होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। देखिए यदि आप लोगों को मज़ा आ रहा हो कि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, या आप लोगों को समझ में आ रहा हो, तो सर क्या करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, या अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे जोड़िए, ठीक है, संख्या बढ़ाइए। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और आप क्या करेंगे, वीडियो इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों की बारी है सर, उसको करेंगे। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं, एक हमारा एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, प्रश्नावली 6.2 का ये हमारा एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, ठीक है। देखिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC के है, और आयताकार भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समांतर है, ठीक है। तो दर्शाइए कि क्या सर हमें दिखाना है,
ए ई अपान ई डी के और बी एफ अपान एफ सी के। ठीक है, जैसा कि देखिए हमारा कह रहा है कि देखिए एक कोई समलंब है, ट्रेपेजियम है ऐसे। ओके, हमारा सर क्या होता है, एक ट्रेपेजियम होता है और ए बी। ठीक है, इसको आप, ये हमारा ए हो जाएगा, ए बी, इसको आप क्या करिए, इसको आप क्या मानेंगे, ए बी, हाँ, डी सी, इसको आप डी और ए डी सी डी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है ए बी क्या है, ए बी डी सी के समांतर है, भुजाओं ए डी, देखिए ए डी और बी सी पर क्रमशः, देखिए इस पर बिंदु, देखिए इसको ऐसे मिला दिया गया है, बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे दिया गया है ए बी समांतर किसके, डी सी के, और ई एफ भुजा किसके समांतर, ई एफ के समांतर सर ए बी है। ठीक है, जैसा कि इसको हमें यहाँ पे बताया गया है। ओके, और हमें ए ई अपान ई डी के और बी एफ अपान एफ सी के दिखाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, दिया गया है सर, क्या दिया गया है, देखिए दिया क्या गया है, ए बी समांतर किसके सर, डी सी के। ठीक है, ए बी समांतर डी सी के, और क्या दिया गया है, ई एफ समांतर किसके है सर ये भी क्या है, ए बी के। बात समझ में आई, ई एफ समांतर किसके हैं, ए बी के। अतः जैसा कि हम जानते हैं कि जब ए बी समांतर किसके हो जाएगा, डी सी के, और ई एफ समांतर ए बी के हो जाएगा, तो जैसा कि हमारा देखिए ये क्या होती हैं सर, ये क्या है, समांतर लाइनें ही तो होती हैं, और समांतर लाइनें जो होती हैं एक दूसरे के सर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। देखिए ए बी हो गया जस्ट ये वाली सर, देखिए ए बी हो गई ये वाली रेखा, और ये आपका ई एफ हो गया, और ये हो गया सर डी सी। ओके, देखिए ए बी समांतर ई एफ के, ई एफ ए बी समांतर डी सी के, और ए बी समांतर ई एफ के, तो सर ई एफ इसके भी तो समांतर होगा किसके, डी सी के। अर्थात ये तीनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि ए बी समांतर डी सी के और ई एफ समांतर ए बी के, तो हमारा ई एफ समांतर डी सी के भी तो हो जाएगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः ई एफ, जब सर ई एफ ए बी के समांतर है तो ई एफ डी सी के भी समांतर हो जाएगा, तो ई एफ समांतर किसके हो जाएगा, डी सी के। ठीक है, तो ये हमारा दिया गया है और इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो हमें इसको सर दिखाना है, तो दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसा कि देखिए यहाँ से इसको क्या करेंगे सर, मिला देंगे, चाहे इसको आप मिला दीजिए ऐसे, ओके सीधा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चाहे ए से आप सी को मिला दीजिए, चाहे आप डी से ए बी को मिला दीजिए। ठीक है, तो ई एफ और ए सी रेखा के बीच में जो देखिए प्रतिच्छेदन हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पे आप क्या मान लीजिए, एम मान लीजिए, जी मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेदित की भैया, एम पे। ठीक है, तो आप इसमें रचना करिएगा, आइए कुछ रचना भी कर देते हैं। देखिए रचना कर दीजिए, और पहले और एक पॉइंट लिख देते हैं, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। देखिए ए ई अपान ए डी के इक्वल बी एफ अपान एफ सी के। ओके, बी एफ अपान एफ सी के, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए कुछ रचना कर देते हैं। देखिए रचना क्या हमें करना है, अब रचना में क्या किया जाता है, जो प्रक्रिया इसके साथ हमने एक्स्ट्रा किया है समलंब चतुर्भुज के साथ, उन्हीं बिंदुओं को सर हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे कि ए से किसको मिलाया, सी को। ठीक है, बिंदु ए से, देखिए
बिंदु बिंदु ए से बिंदु ए से रेखा बिंदु ए से रेखा खींचा, बिंदु ए से रेखा खींचा, सी को मिलाया, सी को मिलाया, ठीक है। जो कि बिंदु ए से रेखा खींचा, सी को मिलाया, जो कि रेखाखंड कह सकते हैं, रेखाखंड वैसे नहीं कह सकते हैं, हाँ हमारी रेखा जो कि रेखा ईएफ, रेखा ईएफ को, जो कि देखिए जो कि किससे तात्पर्य का मतलब क्या हुआ, जो हमारी देखिए बिंदु ए से रेखा खींचा और सी को मिलाया, तो जो कि से तात्पर्य हुआ कि जो हमारी ये रेखा है ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेदित करेंगी, ईएफ पर, ठीक है। जो कि रेखा ईएफ को बिंदु यम, ठीक है, जो कि रेखा ईएफ को बिंदु यम पर, ठीक है, ईएफ को बिंदु यम पर क्या करते हैं, काटते हैं, जो कि देखिए जो कि रेखा ईएफ को बिंदु यम पर काटती है, ठीक है। ये हमने रचना किया, जो हमने इसमें समलंब चतुर्भुज में एक्स्ट्रा हमने एक लाइन खींचा, ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी देखिए हमें ऐसा भैया इस रेखा को यहाँ खींचना क्यों पड़ा, देखिए यदि हम यहाँ पे रेखा खींचेंगे तो हमें सर क्या प्राप्त होगा, त्रिभुज प्राप्त होंगे, ठीक है। जब हमें त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा तभी तो सर हम क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम लगाएंगे, और ये हमारा जो वैल्यू प्राप्त होगा किससे प्राप्त करने वाले हैं हम, थेल्स प्रमेय से ही इसको सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय हमेशा किस पर अप्लाई होता है, हमेशा त्रिभुजों पर ही अप्लाई होता है। हाँ, कैसे अप्लाई होती है, जब किसी भी त्रिभुज में कोई समांतर, किसी भुजा के समांतर सर कोई रेखा खींची जाए, ठीक है। और जब तक ये रेखा नहीं खींचेंगे, ठीक है, रेखा नहीं खींचेंगे, ये वाली रेखा नहीं खींचेंगे, देखिए ये वाली, तब तक हमें सर त्रिभुज कहाँ से प्राप्त होगा, और जब त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा तब आसानी से उसमें हम थेल्स का थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको खींचने पर देखिए हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुआ, ACD और ABC, दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी ये रेखा EF, ठीक है, EF किसके समांतर है, DC के, ठीक है, EF समांतर DC के, तो ये जो टुकड़ा है, देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए ADC में, देखिए ये है ना, ये जो टुकड़ा है ये किसका टुकड़ा है, EF का ही तो टुकड़ा है, तो EF टुकड़ा भी सर किसके समांतर हो जाएगा, DC के समांतर हो जाएगा। बात में समझ में आई। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें जो एक त्रिभुज प्राप्त होगा, ठीक है, कुछ हमें देखिए एक ऐसे कुछ त्रिभुज प्राप्त होगा, इस त्रिभुज को बाहर रखकर ही इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट हो और क्लियर हो जाए। इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। देखिए ये हमने इस समलंब चतुर्भुज से इस बिंदु को यहाँ पे सर बाहर निकाल दिया, ठीक है। देखिए तो जैसा कि EF समांतर जब DC के होगा सर, तो ये जो टुकड़वा है ना EM, ठीक है, ये जो टुकड़ा है EF का ही तो है, तो EM भी किसके समांतर हो जाएगा, EM भी किसके समांतर हो जाएगा सर, DC के समांतर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में, जब EM DC के समांतर हो गया, ये इसके समांतर हो गया, तो इन भुजाओं का हम अनुपात निकाल सकते हैं कि नहीं, थेल्स के थ्योरम से, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे, अतः त्रिभुज, देखिए अतः त्रिभुज, देखिए अतः यहाँ पे और कुछ पॉइंट लिख दीजिए, जैसा कि यहाँ लिख दीजिए, जैसा कि EF, जैसा कि EF समांतर किसके होता है सर, DC के। जब EF समांतर DC के, तो EM
EM समांतर किसके हो जाएगा, ये भी DC के हो जाएगा, क्योंकि सर EF जो हमारा EM है ये किसका टुकड़ा है, EF का है। तो जब सर ये समांतर होगा तो EM भी तो DC के समांतर हो जाएगा। बात समझ में? जब EM समांतर हो गया तो हमारा सर थेल्स जी को बुलाइए आप। तो आइए देखते हैं। देखिए जैसा कि हमने देखा कि आपका EF समांतर, देखिए EF समांतर DC के, तो हमारा सर देखिए EF समांतर DC के, तो हमने सर ये समलंब चतुर्भुज से हमने इस त्रिभुज को सर निकाला बाहर, ठीक है, इस रेखा को C से मिलाकर। आप इधर से भी खींच सकते हैं, ठीक है, इसको हटाकर आप इधर से भी खींच सकते हैं, तब भी वही हमें वैल्यू प्राप्त होने वाली है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए जब EF समांतर DC के हो जाएगा, ठीक है, जब EF समांतर DC के, तो सर ये जो रेखाखंड है, ठीक है, ये रेखाखंड जो हमारी, देखिए ये रेखाखंड EM किसके समांतर, ये भी DC के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, थेल्स जी का थ्योरम लगा सकते हैं। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे, जब EF, जैसा कि क्या आप लिख दीजिए यहाँ पे, जब EF समांतर DC के, DC, तो EM समांतर किसके हो जाएगा, DC के। अतः थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। तो हमारी क्या थी सर थेल्स प्रमेय, जब हमारी देखिए EM में प्राप्त हुआ तो सर इन भुजाओं को सर क्या कर देंगे, हम विभाजित कर देंगे, है ना, समान अनुपातों में विभाजित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय से जी सर। देखिए AE अपान ED के इक्वल AM अपान CM के, या MC कर सकते हैं, MC के, ठीक है। इक्वेशन नंबर आप इसको A दे दीजिए, ओके, इक्वेशन नंबर A दे दीजिए। इसी तरह आप क्या करेंगे पुनः, ठीक है, देखिए इधर देख लीजिए, इतने में, देखिए इतने में हो जाना चाहिए। पुनः देखिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हुआ, या A हमने माना। अब इधर देखिए, अब इधर चलिए, देखिए त्रिभुज ACB में पुनः त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ACB में या BCA में, आप कहीं से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पुनः त्रिभुज ACB में, देखिए जैसा कि हमने देखा कि हमारी, देखिए EF समांतर किसके होती थी सर, EF समांतर AB के, EF समांतर AB के, अर्थात ये किसके समांतर हो जाएगी, AB के। तो ये बताइए जो हमारा MF या FM, देखिए टुकड़ा है ना, ये किसका टुकड़ा है, EF का ही तो टुकड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब EF समांतर किसके हो जाएगा सर, AB के, तो या तब क्या हो जाएगा सर आपका FM समांतर, ये भी किसके हो जाएगा सर, AB के हो जाएगा। बात समझ में? कहने के तात्पर्य देखिए ये तीनों लाइनें मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, ये देखिए तीनों लाइनों को सर मैंने यहाँ पे दिखाया है, ऐसे तो खींचा गया है, ये ऐसे इसको बनाया गया है। तो ये जो रेखा EF है, यहाँ पे हमने यम माना है। देखिए ये जब EF समांतर AB के हो जाएगा, तो जो हमने FM माना है, ये वाली रेखा इतनी, ये EF का इतना टुकड़ा, MF या FM कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है, FM किसके समांतर हो जाएगा सर, पूरा AB के समांतर, रेखा AB के समांतर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा FM टुकड़ा है, ये रेखा का टुकड़ा है, ये किस रेखा का है सर, EF का है, ठीक है, किसका है, EF का है। जब EF समांतर AB के, तो FM समांतर किसके हो जाएगा, AB के, ठीक है। तो बस इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है जैसा कि इसमें दिखाया गया। तो अब क्या करेंगे, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स जी को बुला लीजिए, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, क्योंकि
जब भी कोई रेखा, ठीक है, जब भी कोई रेखा किसी त्रिभुज के समांतर वाली कंडीशन आएगी, हमेशा याद रखिएगा वहां पर केवल और केवल थेल्स प्रमेय जो कि हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, उसको आप, इसीलिए मैंने उसको 2 बार पढ़ाया है, ठीक है, उसको मैंने 2 बार प्रूव किया है। तो आप जो है उसको देखिएगा, कम से कम 3 से 4 बार उसको प्रूव करिएगा, उसके कंसेप्ट को समझिएगा। जब समझ जाएंगे ना तो बहुत छोटा कंसेप्ट है यार, इसमें क्या करना है, जब कोई भी रेखा किसी भुजा के समांतर हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, भुजाओं का अनुपात एक समान अनुपातों में क्या होता है सर, विभाजित हो जाता है, ये तो होता है। और इसमें कौन सा पहाड़ है, देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए हमारा, जैसा कि इसमें क्या हमें प्राप्त हुआ था, EM समांतर किसके हुआ था सर, CD के। इसी तरह आप देखिए एक त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पे, देखिए कुछ ऐसे है ना, ऐसे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये M है, इसको हम निकाल लिया है ना इस समचतुर्भुज से, ये आपका A हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा और ये आपका सर C हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि FM समांतर सर किसके हो जाएगा, AB के, जैसा कि सर हमने इसको लिख दिया। ये तो हमने बताया है सर कि हमारा ये बड़ी वाली रेखा AB के समांतर होता है, तो ये जो टुकड़ा है FM का ही तो टुकड़ा है, तो ये टुकड़ा भी किसके समांतर हो जाएगा, AB के ही सर समांतर हो जाएगा। तो आइए इसमें लगा दीजिए थेल्स जी का थ्योरम। चाहे आप इधर चलिए, इधर चलेंगे तो आपको इधर चलना पड़ेगा, चाहे आप इधर चलिए चाहे आप इधर चलिए, कोई इशू नहीं, बस हमें केवल इस भुजा को क्या करना है सर, बांटना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, AM चलिए ऐसे ही चलिए, देखिए AM अपान MC इक्वल क्या हो जाएगा, BF अपान FC के, ये आपका इक्वेशन नंबर B, इसको मान लीजिए। देखिए कुछ दिख रहा है, देखिए AE अपान AD के इक्वल AM अपान MC इक्वल AM अपान MC इक्वल BF अपान FC, ठीक है। देखिए समीकरण A में और समीकरण B में हमारा कुछ, देखिए कुछ समान दिख रहा है, AM अपान MC और AM अपान MC। तो हम करेंगे क्या, या तो समीकरण 1 में समीकरण B का मान रख दीजिए, या समीकरण A और समीकरण 2 की तुलना कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण A और समीकरण B की तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण A, देखिए समीकरण A और समीकरण B की सर क्या करेंगे, हम कंपेयर कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो जब ये दोनों सर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो हमारा क्या मान प्राप्त होगा, AE अपान ED के, AE अपान ED के इक्वल BF अपान FC के, ठीक है, इति सिद्धम। सर इसी को तो हमें दिखाना था, AE अपान ED के BF अपान FC के। तो यहाँ लिख दीजिए आप इति सिद्धम एट प्रूव्ड। तो इसको आप नोट डाउन करिएगा, फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए जब भी कोई भी त्रिभुज आए और ऐसी कोई रेखा सर दिखे और वो रेखा किसी भुजा के समांतर है, तो बस बांटने का जो तरीका सर होता है, हमने जैसा कि इसको देखा और समझा, और इस पर आधारित क्वेश्चन सर बहुत नॉर्मल आते हैं, जैसा कि मैंने कुछ लेक्चरों में इस पर आधारित सर क्वेश्चन भी कराया है। तो आइए चलते हैं, हमारा ये उदाहरण नंबर सर 6.2 का ये उदाहरण नंबर सर 3 है, ठीक है। जैसा कि आकृति में ये क्वेश्चन, ये हमारा दिया गया क्वेश्चन में कि आकृति में PS अपान SQ एक PT अपान TR है तथा कोण PST इक्वल कोण PRQ, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। हमें क्या दिखाना है कि हमारा जो PQR है सर वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसमें सर कुछ दिया गया है, इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है।
तो देखिए इसमें कुछ दिया गया है हल। इसमें क्या दिया गया है सर? दिया गया है दिया गया है पी एस अपान एस क्यू। देखिए ये जो आपका रेशियो दिख रहा है ना, त्रिभुज पी क्यू आर का जो हमारे रेशियो दिख रहा है, इस रेशियो से ही हमें समझ जाना चाहिए कि सर इसमें केवल और केवल थेल्स प्रमेय ही लगने वाली है। ठीक है, थेल्स जी को ही हम याद करने वाले हैं। तो इसको हम देखिए, इसके सारे क्वेश्चन, इस तरह की जितनी आकृतियां हमें मिलेंगी, सारे क्वेश्चनों को हम थेल्स जी के ही द्वारा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दिया गया है, जो दिया गया है उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे कि पी एस अपान एस क्यू इक्वल ई टी अपान टी आर के। ठीक है, पी टी अपान टी आर के, जैसा कि देखिए पी एस अपान एस क्यू अपान पी टी अपान टी आर के। देखिए ये कब संभव है? ठीक है, ये तभी संभव है जब आपका क्या होता था, देखिए जब ये एस टी रेखा क्यू आर के समांतर हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर हमें समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि हमारा जो कोण यस है, देखिए कोण यस और कोण आर क्या है, एक दूसरे के सर बराबर है, दोनों क्या है सर बराबर है। तो हम इसमें इसको सर किसके प्रमेय से सॉल्व करने वाले हैं? थेल्स जी के विलोम से। ठीक है, इसको आप क्या करिए, थेल्स जी के विलोम से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा इसमें, देखिए थेल्स जी का जो हमारा विलोम होता है, जब ये रेखा क्या होती थी, जब एस टी किसके समांतर हो जाएगी सर? क्यू आर के। जब एस टी क्यू आर के समांतर हो जाएगी तो हम थेल्स जी के प्रमेय से इसको क्या करेंगे सर, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम थेल्स जी के प्रमेय से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः थेल्स के विलोम, थेल्स के विलोम प्रमेय से। ठीक है, थेल्स जी का हमारा क्या जो विलोम प्रमेय होता था उसकी कंडीशन क्या हुआ करती थी, ये जो हमारी रेखा है, ठीक है, एस टी किसके समांतर हो जाएगी? क्यू आर के। ठीक है, एस टी किसके समांतर हो जाएगी? क्यू आर के। और जैसा कि हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, हमें क्या दिखाना है सर, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? इसके। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई दो रेखाएं, मान लीजिए हमारे ये इसी को देख लीजिए, ये हमारा क्यू है, ये आर है, जब कोई दो रेखाएं क्या होती थी, समांतर होती थी और कोई सा त्रियक रेखा ऐसे काटती थी। अब समझ में आया? देखिए इसको मैंने बकायदा, देखिए इसका बार बार प्रयोग होने वाला है, इसीलिए मैंने लेक्चर नंबर 25 या 26 में, ठीक है, इन रेखाओं की वहाँ पे मैंने चर्चा किया था, बोला भी था कि एक अच्छा 9 से मैं इसको यहाँ पे सर दे रहा हूँ, और शायद आप लोगों ने भी पढ़ा भी होगा, हमारे कुछ होशियार भाई बहन होंगे इनको पता भी है होगा। ठीक है, देखिए जब कोई दो रेखाएं समांतर होती थी और कोई त्रियक रेखा उनको प्रतिच्छेदित करती थी, ठीक है, तो देखिए दशा और दिशा, ठीक है, दशा और दिशा, पोजीशन और डायरेक्शन क्या होती थी, जब सर समान होती थी, अर्थात इस रेखा के ऊपर, इस रेखा के ऊपर, ठीक है, और दिशा एक होनी चाहिए, तो सर वो कौन से एंगल कहलाते थे? एंगल तो समान होते थे परंतु हमारे उस एंगल को क्या बोलते थे? संगत कोण। ठीक है, क्या बोलते थे? संगत कोण। और इसी तरह यदि एक रेखा इधर से खींच दिया जाए, देखिए इधर भी क्या होगा सर, बराबर होगा कि नहीं, ये भी संगत कोण होंगे। तो उसी तरह सर आप यहाँ देखिए, देखिए ये यस है ना हमारा, यस किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा यस एंगल है, जितना यस होगा उतना सर हमारा क्या होगा? क्यू होगा। ठीक है, तो हमारा जैसे कि यहाँ देखिए कोण आर किसके बराबर हो जाएगा? देखिए कोण आर किसके बराबर हो जाएगा? कोण टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो फिर सर ना, फिर चलते हैं आगे। तो जैसा कि देखिए, जैसा कि हमने देखा कि देखिए ये हमारी एस टी किसके समांतर है? क्यू आर के, चूंकि एस टी समांतर क्यू आर के। तो जैसा कि हमें यहाँ पे देखिए कुछ प्राप्त हुआ ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए
हो जाएगा कोण अतः, यहाँ लिखेंगे अतः कोण पी एस टी बराबर कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर के। ठीक है, कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर के। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। देखिए कुछ दिया गया है, जैसा कि दिया गया है क्या दिया गया है कि कोण पी एस टी बराबर किसके हो जाएगा, कोण पी आर क्यू के। ठीक है, कोण देखिए कोण पी एस टी बराबर कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर के। देखिए यहाँ देखिए कोण पी एस टी, देखिए कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर के। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू के, ये इसको आप क्या करिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण फर्स्ट में देखिए समीकरण कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर के और कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू के। तो आप क्या करेंगे, पी एस टी का मान या तो यहाँ रख दीजिए या तो दोनों की सर तुलना कर दीजिए। अतः क्या लिखेंगे, तब समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना करने पर, देखिए तुलना करना सबसे आसान तरीका होता है। तुलना तभी करते हैं जब दो इक्वेशन की दाएं पक्ष में या बाएं पक्ष में वैल्यू बराबर होती है, तो आप उसको तुलना करके उसके दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दीजिए डायरेक्टली। देखिए समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना करने पर, ठीक है, ये तो मान भी रख सकते हैं यहाँ लिखकर कि ये क्या हो जाएगा, कोण देखिए कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू के। ठीक है, कोण पी आर क्यू के। ओके, तो ये आपका प्राप्त हुआ कोण पी क्यू आर बराबर कोण। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। आप त्रिभुज में अब चलते हैं, देखिए यहाँ देखिए कोण पी क्यू आर, देखिए कोण पी क्यू आर ये वाला एंगल देखते रहिएगा। ठीक है, अभी अपने आप सर बाहर निकल के आएगा। देखिए कोण पी आर क्यू अर्थात ये वाला कोण। कुछ बात समझ में आया, कहने का तात्पर्य सर ये है कि ये वाला कोण यक्स होगा तो सर ये भी वाला कोण हमारा यक्स होगा, अर्थात दोनों कोण सर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब सर दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, जैसा कि सर कहाँ से लिया गया है, ये कक्षा 9th से। ठीक है, कक्षा 9th का ये पॉइंट है। तो यहाँ आप फिर लिखेंगे, क्योंकि देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी त्रिभुज में आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा या याद नहीं होगा, तो यहाँ याद भैया अभी हम दिलवा रहे हैं कि आप लोगों ने देखा होगा किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण, ठीक है, आपस में बराबर हो जाते हैं तो उनके सामने वाली जो भुजाएं होती हैं ए बी सी, ठीक है, जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं उनकी विपरीत या उन कोणों के सामने वाली भुजाएं सर क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा ये भी कक्षा सर 9th में है, इसीलिए बोला जाता है सर कक्षा 9th में। 9th का देखिए जो भी बच्चा कक्षा 9th में या हाई स्कूल में होगा या जिस भी बच्चे का कोई यार दोस्त या भाई बहन है ना 9th में पढ़ रहे होंगे, तो उनको आप बोलिए कि ज्योमेट्री आपको मजबूत करना है तो आप 9th का अच्छी तरह सर पकड़ उसमें बनाइए। ठीक है, क्योंकि कक्षा 9th और हाई स्कूल में सर जहाँ तक मुझे लगता है कुछ नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है कुछ, बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। सारा 9th का सिद्धांत हमें यहाँ पे दिखाना पड़ता है। देखिए आए इसको देख लेते हैं।
देखिए कक्षा 9th में हमने देखा था कि समान कोणों के, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कि समान, किसी भी त्रिभुज में लिख देते हैं, त्रिभुज में किसी, देखिए त्रिभुज के समान कोणों, ठीक है, त्रिभुज के समान कोणों के आमने, त्रिभुज के समान कोणों के सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं? भुजाएं बराबर या समान हो जाती, सामने वाली भुजाएं समान हो जाती हैं, इस प्रमेय को आप देख लीजिएगा, ऐसे ही कुछ होना चाहिए त्रिभुज की। जैसा कि हम जानते हैं कि जब ये कोण सर बराबर हो जाते हैं तो इनकी सर सामने वाली भुजाएं क्या हो जाती हैं? समान हो जाती हैं। तो त्रिभुज के समान कोणों के सामने वाली भुजाएं क्या हो जाती हैं? आपस में समान हो जाती हैं। तो देखिए जब हमारा ये कोण बराबर हो गया तो सर अब यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जब ये सर हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है, और जब ये बराबर हो गई तो सर ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अतः देखिए कोण P, देखिए इसको हमने यहाँ पे लिखा सर, तुलना करने पर हमें ये मान प्राप्त हुआ। अतः भुजाएं, अतः त्रिभुज PQR की भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं सर बताइएगा भैया। देखिए कौन कौन सी भुजाएं? PQ बराबर किसके हो जाएगी सर? देखिए PQ बराबर PR के, ठीक है। जब देखिए त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ बराबर PR के, तब लिख सकते हैं, तब क्या हो जाएगा सर? तब त्रिभुज PQR एक इस आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है, या लिख सकते हैं इस आधार पर त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बकायदा जो मैंने 9 से पॉइंटों को उठाया है उसको मैंने यहाँ पे उसको दर्शाया है, ठीक है। तो देखिए देखना चाहे तो फिर से देख लीजिएगा। देखिए इसमें है कुछ नहीं, आकृति में क्वेश्चन में हमारा जो दिया गया है उसको हमने क्या किया, पहले लिखा PS/SQ PT/TR। जैसे कि ये जो मान है, ठीक है, इस त्रिभुज से निकाला गया है ना, इस त्रिभुज का सर क्या है? भुजाओं का रेशियो है। तो हमने जैसा कि पढ़ा भी था थेल्स जी की थ्योरम में, ये कैसे हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा अतः थेल्स के विलोम प्रमेय से। तो थेल्स जी का विलोम प्रमेय क्या था, इसको भी हमने पढ़ा है। आप इसको कम से कम 2-3 बार जरूर देखिएगा, ठीक है, तब और मजा आएगा। तो सर विलोम वाला सर जो हमारा प्रमेय था वो क्या था कि जब ये भुजा, हमने कुछ माना था ना, ऐसे कुछ रेखा माना था, और उसमें हमने देखा था कि जो हमें मान प्राप्त हुआ था, जो हमने अलग से ऐसे कुछ बिंदु माना था ना, ऐसे मान लीजिए टी डैश है, तो इस रेखा को जब एसटी रेखा त्रिभुज की भुजा QR के समांतर हो जाती थी, तो भैया हमें क्या दिखाना था? ये भी ST डैश भी QR के समांतर हो जानी चाहिए। जब सर ये समांतर हो जाती थी तो सर T डैश और T अलग अलग बिंदु न होकर एक ही बिंदु प्राप्त होते थे। ये तो सर था क्या, थेल्स जी का जो विलोम वाला प्रमेय हमने प्रूव किया था, वहां पे हमने इसको मान के इसको दिखाया था कि सर ऐसे होता है, प्रूव करके उसको दिखाया भी था बाकायदा। तो ठीक है, तो ये रेखा जो होती है ST, जो भुजा के समांतर खींची जाती है, जब उस त्रिभुज के समांतर हो जाती थी तो वो हमारा ये मान किस में प्राप्त हुआ था सर?
ये थेल्स जी के विलोम वाले सेक्शन में ये मान हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो जैसा कि हमारा दिया गया है कोण पी एस टी, ठीक है, कोण पी एस टी, देखिए ये वाला कोण पी एस टी बराबर किसके है, कोण पी आर क्यू के, ये वाला कोण सर इसके बराबर क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, जब हमने देखिए हाँ, इस पर हमने सर इसको दिखाया भी, दिया गया है। ठीक है, ये आपका कोण पी एस टी बराबर, देखिए इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमने इसको गलत लिख दिया था, दिया सर ये गया है, दिया गया है। ठीक है, ये इसको चलिए ठीक है, इसको हमें यहाँ पर भी दिखाना था, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ हमने लिख दिया है। ये तो प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में, ये प्रश्न से, ठीक है, ये प्रश्न से है, और सर ये भी प्रश्न में दिया गया था, है ना, कोण पी एस टी बराबर कोण, नहीं सर इसको, अरे यार ये गलत हम देख रहे हैं सही है भाई, सही है, क्या सर आप ही समझाएं, आप ही देखिए यहाँ पे लिखा है जो दिया गया है, सही है, दिया गया है, या यहाँ पे हम दिया गया नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, हम इसको यहाँ पे बदल लीजिएगा। ठीक है, हम जानते हैं, क्यों जानते हैं भैया, इसको हमने 9 से उठाया। ठीक है, कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर के। ठीक है, इसको हमने अपने से यहाँ पे इसको दिखाया, क्योंकि भाई हमें क्या करना है ना, कि इस कोण को इस कोण के बराबर करना है, जब ये कोण बराबर हो जाएंगे तभी तो इनकी आमने सामने वाली जो प्रमेय हमारी यहाँ पे फुलफिल होगी, तभी तो हम दिखाएंगे कि हाँ भैया ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब यहाँ हम लिखेंगे हम जानते हैं, जैसा कि इसको हमने यहाँ पे लिखा यहाँ दिखाया भी है कि समीकरण, सर समीकरण 2 का है। ठीक है, इसको आप अपने से थोड़ा दर्शा लीजिएगा, इसको क्या करिएगा त्रिभुज के सामने, हाँ ठीक है, ओके, हाँ ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जानते हैं कि कोण पी एस टी, ठीक है, कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर। ठीक है, कोण पी क्यू आर। ठीक है, हमने पी एस टी यार, तो पी एस टी बराबर, ये सर क्या यार शब्द है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए ये सर पी क्यू आर क्यू, कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर, ये सर हम जानते हैं, आप यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, और ये सर दिया गया है प्रश्न में, प्रश्न से, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्न से, या इसके बगल में लिख दीजिएगा अतः लिखेंगे, अतः करके इसको लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे प्रश्न से, क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया है ना। देखिए अब सही है सेटअप, इसका लिखने का एक तरीका होता है ये, इसको हमने यहाँ पे जब लिखा, लिखने के बाद थोड़ा यहाँ पे दिमाग सर इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोण पी एस टी, ठीक है, कोण पी एस टी बराबर, अब कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर के, ये हो गया। जैसा कि हम ये क्यों होता है, कैसे होता है, बाकायदा इसको हमने यहाँ पे देखा भी। ठीक है, अतः कोण, देखिए हमें दोनों को क्या करना था सर, दोनों की तुलना करना था। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, कोण पी क्यू आर को कोण पी आर के बराबर दिखाना था। क्यों दिखाना था, क्योंकि हमें समद्विबाहु, इसको क्या प्रूव करना है, समद्विबाहु त्रिभुज भी दिखाना है, तो इसलिए हमने सर इसको यहाँ पे इसको ऐसे उठाया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसको प्रश्न से, तब क्या करेंगे, अब सेटअप सही है, तब प्रश्न समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो ये आपका देखिए ये दोनों क्या है सर, दोनों तरफ, दोनों समीकरण में ये दोनों क्या है सर, आपके बराबर हैं, दिख रहा है ना, तो इसके बराबर पी एस टी के बराबर इसको रख देंगे यहाँ पे, या इसकी जगह पे यहाँ पे, या तो इसको आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो कोण पी क्यू आर बराबर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, कोण पी आर ओ,
दोनों की तुलना किए तो ये मान प्राप्त हुआ। जब ये मान प्राप्त हो गया तो आप यहाँ चलेंगे, देखिए कोण पी क्यू आर, ये वाला देखिए कोण पी क्यू आर, और दूसरा देखिए पी आर, देखिए इधर चलिए पी आर क्यू, अर्थात ये दोनों कोण, ये यदि सर ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा। तो कक्षा 9th में एक प्रमेय है कि त्रिभुजों के जब दो कोण समान हो जाते हैं आधार वाले, ठीक है, एक ही आधार वाले कोण समान हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उन कोणों के सामने वाली भुजाएं, ठीक है, इन कोणों के सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं सर, समान हो जाती हैं। जब सर ये पी क्यू बराबर, देखिए ये पी क्यू बराबर पी आर हो गया, ठीक है, जब पी क्यू बराबर पी आर हो गया तो सर इस आधार पर आप इसको त्रिभुज पी क्यू आर को एक समद्विबाहु त्रिभुज बता सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको सर। तो ये हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है और प्रश्नावली 6.2 का, ठीक है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। आकृति में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए AM अपान AB के और AN अपान AD के, ठीक है। अब जैसा कि कुछ बच्चों को तो सर चित्र देख कर ही उनको डर लग रहा होगा, ठीक है। डर कैसा है यार इसमें, यदि हमने थेल्स की प्रमेय को पढ़ा है, उसको समझा है, तो आप क्या करिए, देखिए थेल्स की थ्योरम हमेशा किस में लगती है, किसी त्रिभुज में, वो त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे टेढ़ा हो, ठीक है, छोटा हो, पर सर वो त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है, वो कैसा भी हो त्रिभुज, वो त्रिभुज बस त्रिभुज होना चाहिए, कैसे भी आकृति में हो। बस हमें ये देखना है, क्या पकड़ना है कि कोई एक रेखा पकड़ना है जो उस भुजा के, अर्थात उस जो हमारी त्रिभुज है, हमारी त्रिभुज जो भुजा है, जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर एक रेखा को खोजना है, ठीक है। यदि आपने उस समांतर वाली रेखा को सर खोज लिया तो बस थेल्स की थ्योरम क्या होती है, उनका सर आप रेशियो निकाल दीजिए, उस भुजा का क्रम से रेशियो निकाल दीजिए। चाहे आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाला है ABC, अब देखिए ABC क्या हो गई सर, हमारी त्रिभुज हो गया। तो देखिए बीच में लाइन है ना सर, ये देखिए लाइन है ना, तो ये लाइन किसके समांतर होगा, AB के, इसको आप DE मान लीजिए। अब चाहे आप बस इस भुजाओं का सर रेशियो निकालना है, देखिए हम इधर से चलेंगे तो फिर इधर से भी हम इधर से ही चलेंगे, अर्थात A से चलेंगे तो इसी के आधार में हम B से चलेंगे। यदि हम C की ओर से चलेंगे, ठीक है, C से चलेंगे, इसको भी हम इधर से ही सर इसको विभाजित करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी चलिए, मान हमें प्राप्त होगा, बस एक दो लाइन और बढ़ जाएगी बस। तो जैसा कि देखिए इसमें त्रिभुज है तो ये हमारी रेखा किसके समांतर है, इसके समांतर है। ये वाली भैया भुजा है, मान लीजिए ये है, इसको यहाँ से खींच दीजिए, देखिए ये किसके समांतर है, इसके समांतर है। देखिए इधर देखिए ये त्रिभुज है, देखिए ये कोई रेखा है, अब रेखा मान लीजिए रेखा है, अब ये रेखा बोल दे कि DE या FM कुछ भी बोल दे, AB है और ये C है, DE किसके समांतर है, AB के, बस इसका भुजाओं का सर आप क्या कर दिए, रेशियो निकाल दीजिए, हो गया, और इसमें कुछ नहीं। अब ये आकृति दी गई, इसमें बस हमें त्रिभुज देखना है और उस त्रिभुज को रेखा पकड़ना है और उस रेखा को उस त्रिभुज के समांतर देखना है, ठीक है, और हमें क्या सर करना है, यहाँ पे इसको दिखाना है। तो पहले आप क्या करेंगे, कहाँ से चलेंगे, पहले आइए देखिए इस त्रिभुज, इस आकृति में देखिए ABCD, ठीक है, कोई चक्री चतुर्भुज है, इसके अंदर कोई देखिए लाइन दी गई, इसे खींचा गया है, A से C को मिलाया गया है, फिर देखिए M से L को और N से L तक इसको भी मिलाया गया है। देखिए AC को दो पार्ट में करिए, देखिए ये हमारा जो AC है AC, देखिए ऐसे एक लाइन गई, फिर उसके बाद कुछ ऐसे आई, कुछ बात समझ में, उसके बाद देखिए यहाँ पे आया, ये M है और ये L है, ठीक है। AC को हमने तोड़ा, देखिए एक डिपार्टमेंट और करिए, देखिए ये AC है और ऐसे कुछ आया है नहीं, देखिए ऐसे कुछ, बात समझ में आई, देखिए एक वही रेखा, एक देखिए ऐसे कुछ दिख रहा है इसमें, है ना, इसको हमने इधर कर दिए, ये L है और ये N है। अब क्या दिक्कत है यार इसमें, लगा दीजिए थेल्स का थ्योरम,
ठीक है, ये आपका बी हो गया, ये आपका सर सी है, ओके, ये सी है, ये आपका डी है। तो लगा दीजिए ना अलग अलग इसमें थ्योरम। तो आप लिखेंगे सिद्ध करना है, तब अतः त्रिभुज ए बी सी में, हमेशा याद रखिएगा थेल्स जी की थ्योरम जो होती है हमेशा त्रिभुज में ही लगती है, और उस कोई रेखा होगी और वो रेखा उस त्रिभुज की किसी वजह के समांतर होगी। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में देखिए एल एम, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, एल एम समांतर किसके हो गई, सी बी के, एल एम समांतर सी बी के हो गई, तो लगा दीजिए यहीं से त्रिभुज एबीसी में एल एम समांतर सी बी के, तब थेल्स थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तब थेल्स प्रमेय से, तो लगा दीजिए थेल्स जी का प्रमेय क्या होता है, देखिए बांटिए इसको, एम अपान एम बी के इक्वल एल अपान एल सी के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः पुनः अब इस त्रिभुज में आइए, पुनः त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी में देखिए एल एन समांतर किसके है, सी डी के। अब इसको भी बांट दीजिए आप, क्या हो जाएगा, ए एल अपान एल सी के इक्वल ए एन अपान, देखिए इधर से चलेंगे उसके बाद फिर इधर से चलेंगे, या आप इधर से भी आ सकते हैं, इधर से आइए या इधर से आइए। देखिए इधर तो चलेंगे तो कहाँ किसको बांटेंगे आप, कोई बीच में है भी तो नहीं है, तो बांटने का तरीका वही होगा जहाँ पे हमारी जो रेखा दोनों भुजाओं को विभाजित कर रही होगी। ठीक है, यहाँ पे कर रही है, तो इसको फिर चाहे आप इधर से चलेंगे तो फिर इधर से चलना पड़ेगा, तो हम इधर चल रहे हैं ना, तो आप इधर चलिए फिर इधर से चलिए। देखिए ए एल अपान एल सी के, ए एन अपान एन डी के। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर आप इसको सेकंड दे दीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखिए हमने क्या किया, इस चक्रीय चतुर्भुज से देखिए हमने देखा कि देखिए एल एम किसके समांतर है, बी सी के, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सर हमें एक त्रिभुज ये प्राप्त हो गया, तो प्राप्त हो गया। उसी तरह आप देखेंगे, देखिए जो समांतर होता है ना, जब प्रश्न में दे दे ये समांतर इसके समांतर है, तो तुरंत आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हाँ ये समांतर है, तो सर ये वाली भुजा है कहाँ पे, एल एम भुजा है कहाँ पे, तो खोजिए इसको। देखिए जैसे ही ये भुजा मिल जाए तो जस्ट तुरंत उसको सर आप बाहर निकाल कर रख दीजिए, क्योंकि हमें त्रिभुज प्राप्त हो गया, और जैसा कि त्रिभुज में ही हमेशा सर थेल्स जी का थ्योरम लगती है। ठीक है, तो उसी तरह आप इधर से देखिए, देखिए इधर से चलिए, देखिए दूसरा क्या है, एलन रेखा कहाँ पे है सर, ये रेखा है, देखिए ये रेखा, इस रेखा को पकड़िए, जैसे ही आप रेखा पकड़ लिए और ये रेखा किसके समांतर, सीडी के, जब सर ये सीडी के समांतर हो जाएगा तो सर इसमें क्या हो जाएगा, थेल्स जी का थ्योरम नहीं लग जाएगा, अर्थात ये भी हमारा एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो ये हमारे दो अलग अलग त्रिभुज प्राप्त हो गए। ठीक है, तो आइए इनका सर हेल्प लेकर इनको और पढ़ा लेते हैं, सॉल्व करते हैं। यदि मज़ा आ रहा हो सेशन में, यदि आप नए हो या यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्या चला जाएगा आपका ना, फ़ायदा ही तो हो रहा है आपके लिए। मैं यहाँ पे कितना परिश्रम मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको तो इतना सा, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, आप भी अपना कर्तव्य निभा दीजिए। ठीक है, तो आइए देखिए, देखिए यहाँ पे हमें कुछ मान समान प्राप्त हो रहे होंगे। देखिए ए एल अपान सर एल सी के, तो आप तुलना कर दीजिए, बस लिख दीजिए बराबर इसके बराबर उसके। तो अतः समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना कर दीजिए। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, ए एम बराबर, देखिए जैसा कि हमें ए एम बराबर ए बी के, सॉरी एम बी के, ए एम बराबर ए बी और ए डी, कोई दिक्कत नहीं यार,
देखिए इसको पहले आप बराबर कर दीजिए, हमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बराबर एम बी के, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा ए एन अपान एन डी के। तो जैसा कि हमने बोला था कि जब कोई भी जो हमारी रेखा होती है, ये रेखा किसके समांतर हो गई सर, सी डी के, और एल एन रेखा किसके समांतर हो गई, सी बी के। तो सर इसमें क्या है, थेल्स जी का विलोम नहीं लगेगा, थेल्स जी का विलोम ही, तो हमने थेल्स जी का यहाँ पे विलोम वाला थ्योरम लगाया, और जब थेल्स जी के द्वारा इसको सॉल्व किया, हाँ तुलना करने पर सर हमें ये मान प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें एम बी प्लस ए एम, हाँ ए एम प्लस एम बी, आपका ए बी हो जाएगा बटे में ये प्राप्त होगा ए एम। आप क्या करिए, देखिए इसको आप क्या करिए, समीकरण थर्ड मानेंगे, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे दिखाना क्या है, ये आपका सर करने का तरीका था, ये सारा सिस्टम सही हो गया। अब हमें देखना क्या है सर, एम बी, देखिए ए एम तो है इसमें, देखिए ए एम भी है और ए एन भी है, हमारा सर क्या है, देखिए यहाँ पे हमें ए बी लाना है, और यहाँ पे सर क्या लाना है, ए डी लाना है। देखिए ए बी और ए डी कब प्राप्त होंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ए बी और ए डी कब प्राप्त होगा, ये तभी प्राप्त होगा, देखिए जब ए डी प्लस डी बी को जोड़ दिया जाएगा तो सर क्या हो जाएगा, आपका ए बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई हमारी ये क्या है रेखा, देखिए ए है, ये बी है, और इसके बीच में हमारा बिंदु क्या है, यम है। देखिए एक खंड हो गई ना ये रेखा, जब इस रेखा को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एम और एम बी को, ठीक है, ए एम, मैंने यहाँ पे डी भी कर दिया है सर, ये एम को देखिए एम है हमारा, तो हम क्या करेंगे, ए एम प्लस एम बी को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा सर, ए बी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई, ए एम प्लस एम बी को जोड़ेंगे तो सर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, तो सर हमारा यहाँ पे ए बी प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह आप क्या करेंगे, ए एम और एन डी को जोड़ देंगे तो सर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डी प्राप्त हो जाएगा। तो सर बस यही हमें यहाँ पे सेट करना होता है। ओके, तो करेंगे क्या कि ए एम अपान ए एम, हाँ ठीक है, तो आप क्या करेंगे, समीकरण यहाँ लिख देंगे कि समीकरण थर्ड का व्युत्क्रम लेने पर, देखिए व्युत्क्रम क्यों लेंगे, जब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो एम बी अपान ए एम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ए एम भी प्राप्त करना है ना। तो इतना आप कर दिए, आप लोग क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका स्टेप मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, हो गया, हाँ चलिए ठीक है। देखिए मैं इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मेरा काम हो जाएगा इतने में। जो हमारे नए भाई बहन हों, जुड़ रहे हों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सर तुरंत सब्सक्राइब कर दिया जाए और प्यारा सा लाइक भी सेंड किया जाए, ठीक है। तो आइए देख, समीकरण थर्ड का जब हम सर व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम बी अपान ए एम के इक्वल क्या हो जाएगा, एन डी अपान ए एन के, ठीक है, ये तो आपका व्युत्क्रम हो गया। ओके, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको आप फोर्थ मान लीजिए, इक्वेशन नाम दे दीजिए, समीकरण फोर्थ में दोनों तरफ एक जोड़ने पर, क्यों जोड़ेंगे सर एक, क्योंकि सर हमने यहाँ पे देखा है ना कि इस रेखा को देखिए ए एम प्लस एम बी रेखा को टोटल करेंगे, हमारी ये रेखा ही तो है, देखिए इन दोनों रेखाओं को हमने क्या किया है सर, विभाजित किया है, इन दोनों रेखाओं को बांटा है, तो इन रेखाओं को जब जोड़ देंगे सर किसके बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, ए बी के बराबर नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो बस वही, इसीलिए हम सर यहाँ पे एक जोड़ रहे हैं। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा क्यों एक जोड़ रहे हैं, ठीक है, देखिए एक दे देंगे तो दोनों भाई क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, अभी यादें हैं। देखिए क्या हो जाएगा,
एम बी अपान क्या हो जाएगा, ये ए एम हो जाएगा प्लस वन, ठीक है। ये आपका एन डी अपान ए एन प्लस वन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ले लीजिए, यहाँ पे एक ले लीजिए, एलसीएम आपका हो जाएगा ए एम, तो एम बी प्लस इधर चला जाएगा गुणा में, ये आपका हो जाएगा मतलब गुणा हो जाएगा एम बी, और ये एन डी प्लस इसका गुणा इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए एन, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको भी चलिए यहाँ कर दे रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा, देखिए एम बी, तो चलिए मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ, चूँकि क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए ए एम या एम बी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं सर, एम बी प्लस एम बी प्लस एम ए या ए एम लिख दीजिए, किसके बराबर हो जाएगा, ये ए बी के बराबर हो जाएगा। चूँकि देखिए इसमें देखिए ए एन प्लस एन डी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के बराबर हो जाएगा, ये हमने देखा। देखिए एन डी प्लस ए एन, ठीक है, एन डी प्लस ए एन बराबर ए डी। तो चलिए यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसको बैक करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, ए बी अपान ए एन के, ठीक है, ए एन ही तो है, एम है, ये हमारा एम है, ठीक है। और एन डी प्लस ए एन किसके बराबर होगा, ए डी अपान सर ए एन के, ठीक है। और जैसा कि हमें यही तो प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था, क्या दिखाना है, ए एम अपान ए बी के इक्वल ए एन अपान सर किसके दिखाना है, ए डी के। आप क्या करिए, इसको समीकरण फिफ्थ दे दीजिए, इसमें लिखेंगे अतः पुनः समीकरण फिफ्थ का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम लेने पर। देखिए व्युत्क्रम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको उल्टा कर देंगे तभी तो मान हमें प्राप्त होगा। देखिए इसको भी मैं हटा दे रहा हूं, क्या हो जाएगा आपका ये, आपका ये ए एम अपान, देखिए इसमें आप लोग इसका देखिए देख कर मत घबराइए, तो कैलकुलेशन है यार, आपको ये समझना है किस किस स्टेप पर क्या क्या किया गया है। 2-3-4 बार आप इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसे घबराइए नहीं, ये देखिए कि किस स्टेप पर क्या किया गया है ना। ये त्रिभुज में क्या प्रक्रिया की गई है और ये हमारा कैसे आया, ठीक है। और जो जो प्रक्रिया की गई केवल उस पर ध्यान दीजिएगा, और बाकी कैलकुलेशन तो करेंगे तो बड़ा तो दिखेगा ही वो, कैलकुलेशन देखकर मत घबराइएगा, इसमें है कुछ नहीं। तो ये क्या हो गया सर, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 का 6.2 प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। जैसा कि आकृति में डी समांतर AC के और DF समांतर AE और है, ठीक है, DF समांतर AE है, तो सिद्ध कीजिए BF अपान FE इक्वल BE अपान EC के, ठीक है। इसको हमें सर क्या करना है, दिखाना है। जैसा कि हमने पढ़ा भी था थेल्स की थ्योरम में, और थेल्स की जो हमारी विलोम वाली जो थ्योरम थी, तो उसमें हमने देखा था कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में कोई रेखा किसी भुजा के जब समांतर हो जाती थी, ठीक है, जब समांतर हो जाती थी तो हमें कुछ मान प्राप्त होता था, ठीक है। अर्थात उस त्रिभुज की जो भुजाएं समांतर होती थी उस रेखा की, दो अन्य भुजाएं क्या होती थी, बराबर रेशियो में बढ़ जाती थी। इसको हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये हमारी आकृति दी गई है। अब किसी तरह हमें थेल्स की सर थ्योरम तभी लगेगी जब आप इसे किसी हमारी जैसा कि दो रेखाएं समांतर है ना, इसमें जब दो रेखाएं समांतर होंगी
तो जाहिर सी बात है कम से कम इसमें 2 त्रिभुज तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आइए इसको देखते हैं। इसमें देखिए हमें उस रेखा को पकड़ना है। देखिए DE, देखिए हमेशा याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में इस तरह की मतलब कुछ मान दे कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो पहले आप क्या करिएगा, जो पहले लिखा होता है हमेशा याद रखिएगा वही हमारी सर क्या होती है, वो रेखा होती है। और जो बाद वाला जो मान होता है वो त्रिभुज का सर क्या होता है, आधार होता है। लिखना चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, ये क्या होती है, रेखा होती है उस त्रिभुज की। और ये क्या होता है, ये सर ये त्रिभुज का क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, ये क्या होता है त्रिभुज का, मैं समझने के लिए इसको मैं सर यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारी DF, DE क्या हो गई, रेखा हो गई, जैसा कि क्वेश्चन में भी देखेंगे। और B सर क्या हो गया, इस त्रिभुज का आधार नहीं हो गया, या इस त्रिभुज की भुजा का आधार हो गया। ये समझाने के लिए सर मैं इतना बता रहा हूँ। तो आइए इसमें देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारी जो DE कहाँ पे है। देखिए DE, देखिए DE है कि नहीं। देखिए जब DE मिल गई और DE किसके समांतर है सर, AC के, इसका मतलब हमारा ये एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। ये B हो गया, ये इस तरह आप निकाल के, कोई भी ऐसी आकृतियां जब दी गई हो तो आप क्या करिएगा, इस तरह से उस रेखा को पकड़िएगा और जिसके समांतर हो उसको बस निकाल के, और कुछ मत ध्यान मत दीजिए, किसी भी पॉइंट पर नोटिस मत करिए, उस रेखा को बाहर निकालिए, उस त्रिभुज को बाहर निकालिए और उस रेखा को उस त्रिभुज में बिठा दीजिए। देखिए ये क्या होगी सर, आपकी DE। ठीक है, ये आपकी D हो गई और ये आपकी E हो गई। बस भुजाओं का रेशियो निकाल दीजिए। अब क्या, देखिए हमें DF खोजना है। DF रेखा कहाँ है, देखिए ये हमारी है ना, तो इसी तरह फिर एक त्रिभुज बनाइए। ओके, ये B हो गया और इसका आधार क्या है सर, हाँ आधार A ही है, अर्थात हमारा आधार ये हो गया। ठीक है, अर्थात हमारा आधार कुछ ऐसा होगा AE। ठीक है, और DF ये हमारा क्या हो गया सर, DF। बात समझ में आई। अब इतना बेसिक यार, देखो कितना इतनी बारीकी से कोशिश कर रहा हूँ कि सभी लोगों को कंफ्यूजन न रहे क्वेश्चन में। देखिए इसके क्वेश्चन मैं बार बार बोलता बहुत आसान होते हैं। बस आप क्या करिए, इस रेखा को पकड़ लीजिए, इस रेखा को पकड़ लीजिए, बस थेल्स जी का थ्योरम इसमें लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये होता है कि सर स्टार्ट कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, हल। क्यों हल लिखेंगे, क्योंकि सर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ना। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया गया है और जिसके आधार पर हमने इस त्रिभुज को निकाला है उसको लिख दीजिए। तो क्या यही डायलॉग बार बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है सर, DE समांतर AC के, तथा और क्या दिया गया है, DF समांतर AE के। ये तो सर क्वेश्चन में दिया गया है और हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, और जो सिद्ध करना हो उसको लिख दीजिए। देखिए हमें क्या दिखाना है, BF अपान FE के इक्वल BE अपान EC के। बात समझ में, यही हमें सर क्या करना है, सिद्ध करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। अतः आप क्या करेंगे, अतः आप क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे अब अलग अलग इन त्रिभुजों में चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः त्रिभुज, चाहे किसी भी त्रिभुज को उठा लीजिए, कोई जरूरी नहीं है इसी त्रिभुज को हम पकड़ेंगे, किसी भी त्रिभुज में उठाइए और थेल्स जी का थ्योरम लगाइए। अतः त्रिभुज BAC में, ठीक है, त्रिभुज BAC में थेल्स की प्रमेय से भैया इसका इंडिकेशन हमने दे दिया है और हमने पढ़ा भी है कि थेल्स जी की प्रमेय क्या होती है। भुजाओं का अनुपात कर दीजिए, BD अपान DA इक्वल हो जाएगा, इधर चलिए BE अपान क्या हो जाएगा, EC के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह हम लिखेंगे पुनः, भैया पुनः यही प्रक्रिया हम करेंगे, इसलिए आप पुनः लिख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज, देखिए ये वाला त्रिभुज का सर तो हमने निर्धारण कर दिया है, BD अपान। देखिए इस त्रिभुज को सर हमने देख लिया है, इसको A दे दीजिए, इसको आप B दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं अपने आधार अपने अनुसार। देखिए ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज
बी ए, त्रिभुज बी ए सी में हमने देख लिया त्रिभुज बी ए सी में। अब क्या देखेंगे, त्रिभुज बी ए ई में, ठीक है, बी डी अपान, देखिए हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या किया, त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में बी डी अपान डी ए के और बी ई अपान ई सी के, सही है भाई, ऊपर देख लिया है त्रिभुज बी ए सी में। अब बी ए ई में बी डी, ठीक है, देखिए बी डी ये हो जाएगा आपका बी डी अपान डी ए के, इसमें लिखेंगे त्रिभुज बी ई में थेल्स प्रमेय से, थेल्स अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए थेल्स प्रमेय से क्या करेंगे, बी डी अपान डी ए के, अब इधर से लेंगे बी एफ अपान एफ ई के, इक्वेशन नंबर सेकेंड इसको देंगे, ओके, इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, देखिए बी डी अपान डी ए, बी डी अपान डी ए, ठीक है, अब क्या करेंगे सर, इसकी तुलना कर देंगे। अतः समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड की, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं भाई, और समीकरण दो की तुलना करने पर, कंपेयर टू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, देखिए आप इसका मान यहाँ पे रख दीजिए या इसका मान आप यहाँ पे रख दीजिए, तो समीकरण एक और दो की तुलना करने पर देखिए इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो बी एफ अपान एफ ई के इक्वल बी ई अपान क्या हो जाएगा, ई सी के, ओके, यही मान प्राप्त करना था। देखिए हाँ भैया हमें प्राप्त हो गया, लिख देंगे इति सिद्धम। क्यों भैया, कैसे सिद्ध हुआ, आपने यहाँ पे देखा कि हमने इस आकृति से थेल्स जी का जो हमारा रूल है, ठीक है, कि कोई रेखा पकड़िए और उस रेखा को किसी त्रिभुज में, ठीक है, वो रेखा जो हमारी होगी किसी त्रिभुज में ही तो होगी, जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो थेल्स थ्योरम होती है वो किस पर फॉलो होती है, केवल और केवल त्रिभुज पर। तो आप त्रिभुज को पकड़ेंगे और उस त्रिभुज के अंदर उस रेखा को पकड़ेंगे और उस रेखा को उस त्रिभुज के आधार के, जैसा कि क्वेश्चन में ये दिया गया होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है सर, रेखा होती है, ये हमारा क्या होता है, त्रिभुज का आधार। तो आप क्या करिए, कितनी भी जटिल रेखा हो, बस आप इस रेखा को पकड़ लीजिए, आधार अपने आप निकल आएगा, ठीक है, रेखा को पकड़िए, उसके बाद आधार लिख दीजिए और उसका जो शीर्ष हो, शीर्ष के साथ त्रिभुज बना दीजिए, बस हल करना है, जो क्वेश्चन में दिया गया हो उसको आप लिख दीजिए। हाँ हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला है, तो आप जो सिद्ध करना है उसको लिख दीजिए, सिद्ध करना है, ये हमें दिखाना है। तो फिर अतः एक एक त्रिभुज में आप थेल्स की थ्योरम लगाइए, ठीक है, थेल्स जी का थ्योरम लगाइए, उसके बाद दोनों प्रश्नों को आप तुलना कर दीजिए। उसमें आप जब पाएंगे कि दो मान ऐसे होंगे, मतलब दोनों में क्या होंगे, मान क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इन दोनों को हटा देना है। हटाने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को, क्योंकि ये अलग अलग है ना, ये भिन्न भिन्न है, ये दोनों मान बराबर है, तो इसका मान चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे तो इसका मान इधर रख दीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और हमने यही किया सर, यहाँ पे मान आपको प्राप्त हो गया जो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका नोट डाउन कर लीजिएगा या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जैसे ही मैं क्वेश्चनों को स्टार्ट करता हूँ तो वो लोग क्या करते होंगे कि बस थोड़ा सा लिखे, उसके बाद सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ गए। देखिए पूरा वीडियो देखिए, जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे ना, मज़ा तनिक भी नहीं आने वाला, क्योंकि हर एक वीडियो में, हर एक क्वेश्चन में मैं कंसेप्ट बार बार दोहराता रहता हूँ। आप बार बार इसको पूरा देखेंगे तो आपके माइंड में छप जाएगा, उम्मीद है, और जहाँ तक मेरा प्रयास है कि यहीं पर मैं क्वेश्चन के साथ ही सारे कंसेप्ट आपको याद करवा दूं और आप लोग खुद उस प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है। तो
तो देखिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं क्वेश्चनों को यहीं पे थोड़ा रोक रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए। हाँ, बोर्ड का भी काफ़ी नज़दीक का ही मामला है, बशर्ते मैं पूरी कोशिश करूँगा सारे सर जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड की जो मैथ है उसको ख़त्म करने की। और मैं हाँ, त्रिकोणमिति को मैं फिर से पढ़ाने वाला हूँ। उसके जो प्रश्न के साथ मैं सारे उसके जितने कंसेप्ट हैं प्रश्नों के साथ जो है फिर से उसको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि कुछ लोग कुछ बच्चे हैं बोल रहे हैं सर त्रिकोणमिति फिर से पढ़ा दीजिए, या उसके जो क्वेश्चन है उसको रिवीजन करवा दीजिए। उसका जो लेक्चर उसमें हमने डाला है वीडियो में, तो हमारा उस समय कैमरा थोड़ा गड़बड़ था, है ना, तो इसलिए हम शूट नहीं कर पा रहे थे अच्छी तरह से, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी समस्याएं हैं। बशर्ते उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। वैसे सारे वीडियो में ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो अवनमन ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति में पढ़ाया हूँ उसके 5 लेक्चर होंगे। 5 लेक्चर आप देख सकते हैं, कहीं भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा उसमें। और बाकी मैं सारे प्रश्नों को फिर से सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।